हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर जो हम लोग आज डील करेंगे वो चीज़ आपकी है नेट के एग्जाम के अंदर आपका सिलेबस। और नेट के अंदर जैसा कि आप सबको पता होगा कि पेपर 1 है जो कि जनरल पेपर होता है सबके लिए, और जो पेपर 2 है वो आपका स्पेसिफिकेशन के लिए रहता है। स्पेशलाइजेशन आपकी जिस भी फील्ड में है, जिसके अंदर आपने मास्टर्स किया हुआ, उसी लाइन के अंदर आपका क्या होगा, नेट का एग्जाम होगा। तो ये दोनों पेपर का जो भी सिलेबस आपका रहेगा वो कंप्लीटली आज की वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि इस नेट के एग्जाम से जुड़े आपकी जो फर्दर वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। प्लस हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है यूपी जुडिशरी के रिगार्डिंग, जिसका एग्जाम डेट जो आपको पता है 12 फेब की रहने वाली है, तो उसकी जो क्रैश कोर्स की वीडियोस हैं, कुछ सब्जेक्ट आपके रहते हैं उनके रिगार्डिंग मैंने कल एक पोल डाला था, जिसके अंदर डीवी एक्ट के रिगार्डिंग और पीसीपीएनडीटी एक्ट और आपका एक और एक्ट है जिसका नाम है राइट ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो उनके पर्सन्स के राइट्स जो हैं उनके चीज़ों से रिलेटेड आपकी जो सिलेबस है, इन सबको मैं आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करने वाला हूं। तो आज की वीडियो को बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं नेट का पेपर 1 का सिलेबस। तो पेपर 1 के अंदर आपकी जो यूनिट्स दी गई हैं, अब यूनिट फर्स्ट के अंदर आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड का फास्ट है जो आपका एक पार्ट रहेगा। अब उसके अंदर आपका सबसे पहले टीचिंग से रिलेटेड उसका कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ द टीचिंग, मतलब उसके अंदर मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव्स, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट की जाएगी। सेकंड के अंदर आपका लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग बताया गया, उसके अंदर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडोलसेंट, एडल्ट लर्नर, उसके अंदर आपकी एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव और इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करता है। उसके बाद थर्ड आपके अंदर इसमें मिलेंगे आपको फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग रिलेटेड टू द टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड आपकी हैं। उसके बाद आपकी लर्नर इन्वायरमेंट और इंस्टीट्यूशन की बात करता है। मेथड ऑफ द टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ द हायर जो आपकी हियरिंग लर्निंग है उनके अंदर टीचिंग जो आपका टीचर सेंटर्ड है वर्सेस लर्नर जो आपका जो स्टैंडर्ड रहेगा उनके रिगार्डिंग बात करता है। टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड के रिगार्डिंग है, जैसे स्वयं और आपका एक मोक जैसे रहता है MOOC। तो उन सब की सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर यूनिट नंबर 1 के अंदर रहेगा। तो जो इस वीडियो के अंदर हम लोग डील कर रहे हैं सिलेबस, इनकी जो PDF है वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद आपका पार्ट आता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के अंदर आपका ट्रेडिशनल, मॉडर्न और उसके बाद आपकी जो ICT बेस्ड है उनके ऊपर है। फिर एवेल्युएशन सिस्टम रहेगा, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ द एवेल्युएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, CBCS इन द हायर एजुकेशन। उसके बाद आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग रहेगी, इनोवेशंस हैं इन द इवैल्यूएशन सिस्टम। तो ये सारा आपका यूनिट नंबर 1 के अंदर है। अब यूनिट 2 जो बात करता है वो जो आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करता है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर क्या रहेगा, रिसर्च का मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद आपकी पॉजिटिविज्म और पोस्ट जो आपका पॉजिटिविज्म अप्रोच है रिसर्च को लेके वो सब कुछ। फिर आपका मेथड ऑफ रिसर्च, उसके अंदर आपके एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है, क्वालिटेटिव हो सकता है, क्वांटिटेटिव मेथड हो सकते हैं। फिर आपके स्टेप्स ऑफ रिसर्च की बात करता है। देन आपका थीसिस है, आर्टिकल राइटिंग की बात करता है, फॉर्मेट और स्टाइल ऑफ रेफरेंसेस वगैरह हैं, ये सब कुछ आपको देने पड़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च की बात करता है। फिर रिसर्च एथिक्स की बात करता है। तो दैट्स ऑल अबाउट सेकंड यूनिट। नाउ कम टू द थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट आपकी बात करता है कॉम्प्रीहेंशन की। ए पैसेज ऑफ टेक्स्ट टू बी गिवन, द क्वेश्चन बी आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज टू बी आंसर्ड। मतलब एक आपको पैरा मिलेगा और पैरे के अंदर कुछ आपके क्वेश्चंस दिए गए, उनके आंसर आपको उस पैरे को पढ़ के देने पड़ेंगे। फिर आपका फोर्थ यूनिट पे बात आती है कम्युनिकेशन की। तो सबसे पहले हमें वही कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या रहेगा, टाइप्स क्या होंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी। फिर आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसी होती है, वर्बल हो सकती है, नॉन वर्बल हो सकती है, इंटर कल्चरल हो सकती है, ग्रुप कम्युनिकेशन हो सकती है, क्लासरूम की कम्युनिकेशन हो सकती है। देन आपका बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या क्या रहेंगे, उनके अंदर क्या क्या आपके रुकावटें आती हैं। फिर आपका बात आता है मास मीडिया और सोसाइटी के रिगार्डिंग है, तो इनके अंदर कम्युनिकेशन कैसी होती है। तो ये आपकी फोर्थ यूनिट थी। फिफ्थ यूनिट आपका मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड की बात करता है। तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग क्या रहेंगी, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड, रिलेशनशिप। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के अंदर आपके फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट और आपका डिस्काउंटिंग और एवरेज एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें पूछी जाएंगी यूनिट नंबर 5 के अंदर। सिक्स्थ यूनिट जो आपकी बात करता है वो लॉजिकल रीजनिंग की बात करता है। तो उसके अंदर दिया गया आपका अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट फॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ द कैटेगरिकल जो आपकी प्रोपोजिशंस हैं वो, मूड एंड फिगर, फॉर्मल, इनफॉर्मल आपकी फैसिलिटीज। उसके बाद आपकी यूजेस ऑफ द लैंग्वेज, कोनोटेशंस, डिनोटेशंस आपकी ऑफ द टर्म्स, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। तो ये सब कुछ है
सेकंड के अंदर इवेल्युएटिंग की बात करता है, जिसके अंदर आपको डिस्टिंग्विशिंग करनी है डिडक्टिव और इंडक्टिव आपकी जो रीजनिंग है उनके अंदर। फिर एनालॉजीज कुछ आ जाएंगे आपके, फिर वेन डायग्राम आएंगे, उसके अंदर आपकी सिंपल और मल्टीपल यूज ऑफ एस्टैब्लिश वैलिडिटी ऑफ द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट की वैलिडिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए आपके मल्टीपल यूज बताने हैं, सिंपल यूज बताने हैं। फिर आपका इंडिया लॉजिक है कि इसके अंदर मीन्स ऑफ नॉलेज एक्सेट्रा पूछेंगे। फिर आपके कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि स्ट्रक्चर और काइंड ऑफ, जैसे मतलब कि अनुमान या फिर आपके अनुमान से रिलेटेड रहता है इन्फ्लुएंस करने का, तो उनके रिगार्डिंग आपको पूछा गया है। शब्द पूछेगा या फिर आपका जो अपना परसेप्शन पूछता है, इन्फ्लुएंस पूछेगा, कंपैरिजन पूछेगा या फिर आपकी इम्प्लीकेशन पूछ सकता है, नॉन एप्रीहेंशन पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपकी फैसिलिटीज ऑफ दी आपकी इन्फ्लुएंसेस हो सकती हैं और उसके बाद आपकी इनवेरिएबल रिलेशनशिप होते हैं। यूनिट नंबर 7 पे आते हैं तो 7 के अंदर आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करेगी, जिसके अंदर सोर्सेज, जो आपकी एक्विजिशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ये पूछेगा, फिर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा आएगा, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएंगी जैसे बार चार्ट है या फिर आपके हिस्टोग्राम्स की बात करें या पाई चार्ट की बात करें, टेबल चार्ट हो सकता है, लाइन चार्ट हो सकता है, मैपिंग ऑफ डाटा हो सकता है, डाटा इंटरप्रिटेशन क्या चीज़ है, डाटा क्या है, गवर्नेंस क्या है। तो ये सब कुछ आपका यूनिट नंबर 7 डाटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट के अंदर है। नेक्स्ट के अंदर जो 8 है उसके अंदर इंफॉर्मेशन और आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करता है, आईसीटी। पहले वर्ड आया हुआ ना, जैसे बताया था मैंने आईसीटी, तो ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिगार्डिंग बात करता है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। तो इसकी जनरल एब्रीवेशन और टर्मिनोलॉजी को पूछता है। बेसिक ऑफ इंटरनेट, आपका इंट्रानेट क्या है, ईमेल क्या है, ऑडियो क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। उसका डिजिटल आपकी जो डिजिटल इनिशिएटिव है हायर एजुकेशन के अंदर वो किस तरीके की रहेंगे वो पूछता है। फिर आपकी आईसीटी एंड गवर्नेंस के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस मिलते हैं। फिर आपकी 9th यूनिट के अंदर आपकी बात करी गई डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट को लेके, पीपल को लेके। तो उसके अंदर आपकी डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के अंदर आपकी मिलेनियम आपकी एक पूछा जाएगा डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं। फिर आपकी ह्यूमन और एंड इन्वायरमेंट आपकी इंटरेक्शंस क्या चीज़ हैं। उसके अंदर आपकी एंथ्रोपोलॉजिक एक्टिविटीज़ पूछेगा, दियर इम्पैक्ट पूछ सकता है इन्वायरमेंट के ऊपर। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के अंदर आपके लोकल, रीजनल और उसके बाद आपकी ग्लोबल, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर सॉलिड लिक्विड और आपकी बायोमेडिकल हैजर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग पूछेगा। सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशंस के रिगार्डिंग बात करेगा। फिर आपका इम्पैक्ट की बात करता है तो पोल्यूटेंट जो आपके होते हैं, मतलब वो जो तत्व हो जो कि पोल्यूशन फैलाते हैं, तो उनका क्या क्या मतलब कि इम्पैक्ट रहेगा ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, वो सब कुछ है। फिर नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेज की बात करता है, सोलर, विंड, शोल, हाइड्रो या फिर आपकी जियोथर्मल या फिर आपकी बायोमास, न्यूक्लियर या फिर फॉरेस्ट, ये सब कुछ। फिर आपका बात करते हैं इसके अंदर आपकी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी, डिजास्टर क्या रहता है, नेचुरल हैजार्ड किसको बोलते हैं। फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का वो पूछता है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज, ये है। इंटरनेशनल जो आपकी एग्रीमेंट्स हैं, एफर्ट्स हैं, उन सब की रिगार्डिंग प्रोटोकॉल के ऊपर पूछेगा। रियो समिट के रिगार्डिंग पूछता है। कन्वेंशन के रिगार्डिंग बात करता है बायोडाइवर्सिटी के अंदर। क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर बात करता है। पेरिस एग्रीमेंट की बात करता है। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन सब की चीज़ों की यूनिट नंबर 9 के अंदर बात करी गई है। कम टू द 10th एंड लास्ट यूनिट आपकी हायर एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग है, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन ऑफ द हायर एजुकेशन और हायर लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया में क्या था, इवोल्यूशन ऑफ द हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, इनके अंदर क्या चीज़ थी, ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया, प्रोफेशनल टीचिंग जो आपकी बात करता है या फिर प्रोफेशनल, टेक्निकल और स्किल बेस्ड आपकी एजुकेशन है उनकी बात करते हैं। वैल्यू एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज आपकी बात करता है, गवर्नेंस की बात करता है और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। तो इसके अंदर आपके कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनके अंदर से क्वेश्चन आपके पूछने के चांस है, जो कि 10 यूनिट के अंदर आपका ये पूरा सिलेबस पेपर 1 का जो है वो डिवाइड किया गया है। अब पेपर 2 पे आते हैं जो हमारा लॉ से रिलेटेड है बेसिकली। तो लॉ वाले बच्चे इस वीडियो को अब कंप्लीट देखेंगे और जिनका लॉ का बैकग्राउंड नहीं है वो फर्स्ट जो आपका पार्ट पेपर था वहाँ तक आपने कंप्लीट करा। चैनल को आपने सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है आपको। मैं दोबारा बता देता हूँ, जो भी पेपर 1 के सिलेबस को देख के जा रहे हैं उनके लिए स्पेशली आपकी एक डायरेक्शन है कि आपको आपकी जिम्मेदारी बनती है कि दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि पता क्या है, मतलब सिलेबस को जानना, अपने ऑब्जर्व करना पहले जरूरी है, उसी के बाद किसी पेपर की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि जैसे ही आप मजबूत नींव रखते हो तो आपका जो मकान है वो भी सालों साल बना रहता है। तो यही चीज़ इसके अंदर कि आपने पहला कदम जो उठाया वो अपने सिलेबस के रिगार्डिंग देखना, उसके बाद फॉर्म भरना है।
तो जो पहला कदम है वो आपने अच्छे से उठाया कि हाँ सिलेबस हमने देख लिया, मेरे समझ आने वाली चीज़ है, इसको मैं अच्छे से कर सकता हूँ। उसके अंदर आपको ऑब्जर्व करना है कौन सी चीज़ मेरे को नहीं आती, उन पे आपको अभी टाइम देना है। जो चीज़ें आपकी आती हैं बाद में आपको सिर्फ रिविजन के लिए टाइम देना पड़ेगा। अब कम टू द पेपर 2 आपका, जो कि बात करता है लॉ का, जिसके अंदर सबसे मॉन्स्टर सब्जेक्ट जिससे कि लॉ के बच्चे एलएलबी के दौरान एक भयभीत होते थे एक तरीके से, वो है सब्जेक्ट आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस। और ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर आपका फर्स्ट जो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट आपकी ज्यूरिस्प्रूडेंस की रहेगी, जिनके अंदर 10 टॉपिक दिए गए हैं, जिसके अंदर नेचर, स्कोप ऑफ द लॉ के रिगार्डिंग, स्कूल्स ऑफ द ज्यूरिस्डिक्शन, लॉ एंड मोरालिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज, legal personalities, concept of property, ownership and possession, concept of liability, law, poverty and development, global justice and modernization, एंड आपकी पोस्ट मॉडर्निज्म, इनकी बात करता है। 10th नंबर पे मॉडर्निज्म एंड द पोस्ट मॉडर्निज्म, ये आपकी ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर इनमें से क्वेश्चन रहेंगे। मतलब जनरली यही चीज़ रहती है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर आपकी डेफिनेशन पूछेगा, राइटर के नाम पूछता है, थ्योरी कौन सी किसने बता रखी है, कौन सा स्कूल का फाउंडर कौन था, तो ये सब कुछ आपके ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर पूछे जाते हैं। कम टू द सेकंड यूनिट आपकी, जो कि बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, जिसके अंदर प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी, ये आपकी फर्स्ट यूनिट। सेकंड पार्ट के ऊपर आपका आता है यूनियन और स्टेट और उनके रिलेशनशिप की बात करता है। यूनियन, स्टेट, एग्जीक्यूटिव, इन सब की रिलेशनशिप की बात, यूनियन, स्टेट, लेजिस्लेचर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स, जुडिशरी, इमरजेंसी प्रोविजन, टेम्पररी और ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्टेन स्टेट्स, इनके रिगार्डिंग, मतलब जो आपके जैसे 370 दे रखा था अपना जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग, तो ऐसे ही सारे वो आर्टिकल याद करने जो कि स्पेशल स्टेट को डील करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बाद आपका नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिनके अंदर वो आपकी जो ऑडियल टर्म पार्टम वाली 3 जो आपकी मैक्सिम आती हैं वो सब कुछ पढ़ना है। फिर उसके बाद आपकी जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और उनके ग्राउंड, तो ये सेकंड यूनिट के अंदर आपके कॉन्स्टी और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड। थर्ड आपका है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, और जो आपके इंटरनेशनल ह्यूमन जो आपके लॉज हैं उनसे रिलेटेड आपका बात करता है। इनके अंदर आपका इंटरनेशनल लॉ में डेफिनेशन, नेचर और आपकी बेसिस की बात करी गई है। फिर सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ रहेंगे, रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट्स की बात करता है, गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन की बात करता है। फोर्थ पे आपकी नेशनैलिटी, इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजीज और आपके जो आपकी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन है आईडीपी, इन सब के रिगार्डिंग बात करता है। फिर एक्स्ट्राडिशन और असाइलम की बात करता है, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गन की बात करते हैं। फिर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, WTO है मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद आपके जो आपके इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन जो लॉज हैं IHL, उनकी बात करता है, उनके कन्वेंशन क्या रहेंगे, प्रोटोकॉल्स क्या क्या रहते हैं। फिर उसके बाद आपकी इंप्लीमेंटेशन देनी है IHL की, उसके बाद उनके चैलेंजेस देने हैं। तो ये 10 पॉइंट आपकी यूनिट नंबर 3 के अंदर है। फोर्थ यूनिट आपका क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, जो कि वन ऑफ द फेवरेट रह सकता है सब बच्चों का। उसके अंदर आपकी जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी रहेगा, एक्ट सीरियस आपको बताने पड़ेंगे, मेंसिया से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इंडिविजुअल और ग्रुप लाइबिलिटी की बात करता है, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी आपकी हो सकती हैं। फिर स्टेजेस ऑफ क्राइम बताने हैं, फिर इनकोर्टे आपका क्राइम क्या होता है, जैसे मतलब कि इनकम्प्लीट ऑफेंस जो होते हैं, जैसे अबेटमेंट है, या फिर आपकी कॉन्स्पेरेसी की बात करें, या फिर आपकी अटेम्प्ट की बात करते हैं जिसमें 511 लगता है IPC, तो वो सब कुछ है। फिर जनरल एक्सेप्शन का पार्ट, ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी की बात करता है, स्टेट और टेररिज्म के अगेंस्ट में जो ऑफेंसेस हैं उनकी सब की बात करता है, ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन एंड चिल्ड्रन की बात करता है, ड्रग ट्रैफिकिंग या फिर आपकी काउंटरफिटिंग की बात कर सकता है, अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी की बात करता है, फिर थ्योरीज एंड काइंड ऑफ पनिशमेंट की बात करता है, कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम ऑफ द क्राइम, इन सब की बात करता है। तो ये क्रिमिनल लॉ का पार्ट था। इसके अंदर मोस्ट ऑफ द वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, IPC के प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे वहाँ पे आपको नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका कवर किया गया है। नाउ कम टू द यूनिट नंबर 5 2 की आपका बात करता है टॉर्ट्स के रिगार्डिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। तो नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ द टॉर्ट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ द टॉर्शियस लाइबिलिटी, जनरल डिफेंस की बात करता है, स्पेसिफिक टॉर्ट्स है जिसके अंदर नेग्लिजेंस दे रखा है, न्यूसेंस दे रखा है, ट्रेसपास दिया गया है, डिफेमेशन दिया गया है। फिर आपकी रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस की बात करते हैं, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट की बात करता है। उसके बाद आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रहेगा जिसके अंदर डेफिनेशन, कंज्यूमर राइट्स एंड रीड्रेसल मैकेनिज्म की बात करते हैं। फिर आपका मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का, उसके अंदर स्पेशली आपने जो अभी की लेटेस्ट अमेंडमेंट है उन सबको ध्यान रखना है। नो फॉल्ट लाइबिलिटी की बात करता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होगा और क्लेम ट्रिब्यूनल जो आपका है उन सब की बात करता है। फिर आपका कंपटीशन एक्ट है जिसके अंदर प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट की बात करता है। फिर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन और रेगुलेशन ऑफ दी कॉम्बिनेशंस, ये सब आपके यूनिट नंबर 5 में दिए गए हैं। 10 पॉइंट ऑलमोस्ट सब में। फिर आपके कॉमर्शियल लॉ से रिलेटेड आपका यूनिट नंबर 6 रहेगी जिसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट की बात करी गई है। फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल एग्रीमेंट की बात करते हैं। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कोजी कॉन्ट्रैक्ट,
स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी और एजेंसी। नंबर 5 पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। नंबर 6 पे पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है LLP। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। कंपनी लॉ के अंदर आपके इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, प्रोस्पेक्टस, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब कुछ है। फिर आपके 9th पे कंपनी लॉ में अगेन डायरेक्टर्स एंड मीटिंग्स के रिगार्डिंग। फिर कॉर्पोरेट जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके रिगार्डिंग यूनिट नंबर 6 पे। 7 के अंदर आपका अगेन आपका आ जाता है फैमिली लॉ के रिगार्डिंग, जिसके अंदर सोशल एंड स्कूल्स रहेंगे, मैरिज एंड डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज रहेगा, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आपके हैं उनसे रिलेटेड आपकी जो रेमेडीज होती हैं जैसे डिवोर्स का मिलना या फिर थ्योरीज ऑफ डिवोर्स हैं, ये सब कुछ। 4th में चेंजिंग डायमेंशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द मैरिजेस के अंदर आपके लिव इन रिलेशनशिप की बात करी गई है। फिर रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेन जो डिक्रीज इन इंडिया ऑन द मैरिज एंड डाइवोर्स, मेंटेनेंस, डॉवर, स्त्रीधन, एडॉप्शन, गार्जियनशिप, एक्नॉलेजमेंट, सक्सेशन और इनहेरिटेंस की बात करी गई है। फिर विल, गिफ्ट, वक्फ और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब कुछ आपका फैमिली लॉ के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों चीज़ों का मिक्सर रहेगा। देन कम टू द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट लॉज की बात करी गई है, जो कि पेपर 1 में भी था इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या चीज़ है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ क्या बोलता है, यूएन कॉन्फ्रेंसेस क्या क्या हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क बताना है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट इन इंडिया। फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, असेसमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द हैजर्ड्स वेस्ट इन इंडिया। फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT। उसके बाद अपना कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सलिज्म एंड द कल्चरल आपका जो दिया गया है रिलेटिविज्म, इंटरनेशनल बिल ऑफ द राइट्स। फिर ग्रुप राइट के अंदर आपकी जैसे वीमेन का, चिल्ड्रन का, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इसकी भी वीडियो मैंने बनानी है इस एक्ट के अंदर, तो इसके लिए स्पेशल एक्ट बना हुआ, उसकी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। फिर आपकी एल्डरली जो भी पर्सन्स हैं उनके, माइनॉरिटी से रिलेटेड या फिर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उनको लेके है, प्रोटेक्शन एंड जो आपका एनफोर्समेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स इन इंडिया है, जिसके अंदर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया है, नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़ बनाया गया है, नेशनल कमीशन फॉर द वीमेन है, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब बनाया गया और नेशनल कमीशन फॉर द जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए बनाया गया है। Come to the 9th unit that is talking about the intellectual property rights and information technology laws. तो concept and meaning of the intellectual property, theories of intellectual properties, international convention pertaining to the intellectual properties, 4th पे copyright, उसके बाद आपकी neighboring rights हैं उनकी सबकी subject matter क्या रहेंगी, limitation क्या रहेंगी, exceptions क्या रहेंगी, infringement and इनकी remedies क्या रहेंगी। तो ये 4th था। 5th पे law of patent की बात करता है, patentability क्या होती है, procedure for the grant of patent क्या रहेगा, लिमिटेशन क्या रहेंगी, एक्सेप्शंस क्या रहेंगी, उसके बाद अपनी इन्फ्रिंजमेंट क्या रहेगी और उसके साथ उनकी रेमेडी क्या रहेंगी। 6 पे है लॉ ऑफ ट्रेडमार्क की बात करता है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क कैसे होएगा, काइंड्स ऑफ ट्रेडमार्क कैसे कैसे हो सकते हैं, इन्फ्रिंजमेंट कैसे होएगी, पासिंग ऑफ कैसे होएगा, उसके बाद अपनी रेमेडी कैसे मिलती है। 7th पे प्रोटेक्शन ऑफ द जियोग्राफिकल जो आपकी इंडिकेशंस हैं उनकी बात करता है। 8th पे बायोडाइवर्सिटीज एंड ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उनकी है। 9th पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ की बात करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है, ड्यूटीज ऑफ द सब्सक्राइबर ये क्या है, मतलब अगर चैनल के सब्सक्राइबर की अगर मैं बात करूँ तो क्या ड्यूटी आपकी, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना और थम्स अप देना, ये ड्यूटी सब्सक्राइबर की, तो आप कर दो यार। 9th के बाद अपना 10th पे आता है यूनिट नंबर 9, पॉइंट नंबर 10 है जो आपकी साइबर क्राइम की बात करते हैं, उनकी पेनल्टीज क्या रहेंगी और एडजुडिकेशन कैसे हो सकता है। यूनिट नंबर 10 पे आते हैं कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उनके अंदर है। कंपैरेटिव लॉ के अंदर रिलेवेंस बताया गया है, मेथोडोलॉजी बताया गया है, प्रॉब्लम और कंसर्न इन द कंपैरिजन, कैसी किस तरीके की आपकी प्रॉब्लम हो सकती है वो चीज़ें हैं। फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आपकी प्रेसिडेंशियल हो सकता है, पार्लियामेंट्री हो सकती है, यूनिटरी हो सकता है या फिर फेडरल गवर्नमेंट होती है। फिर अगर मॉडल ऑफ आपकी फेडरलिज्म की बात करें तो यूएसए, कनाडा, इंडिया की बात करनी है। फिर आपकी रूल ऑफ लॉ के अंदर क्या रहेगा, फॉर्मल और सब्सटेंटिव वर्जन बताने हैं। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करनी है अपनी, इंडिया, यूके, यूएसए एंड फ्रांस के रिगार्डिंग। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जुडिशियल एक्टिविज्म, अकाउंटेबिलिटी, इंडिया, यूके एंड यूएसए के रिगार्डिंग आपको कंपैरिजन करना है। फिर सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू, इंडिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस के रिगार्डिंग। फिर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज गिवन अंडर 368 आर्टिकल नंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका, ऑम्बड्समैन, स्वीडन, यूके एंड इंडिया, और ओपन गवर्नमेंट एंड द राइट टू इन्फॉर्मेशन, यूएसए, यूके एंड इंडिया। इन सब का आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो ये 10-10 यूनिट आपकी पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के अंदर दी गई है, जो कि आपके नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब क्या करना, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं जो कि नए सिलेबस के आने के बाद के हैं। पेपर 1 के अंदर
सारे हैं, मतलब उसके अंदर कोई सिलेबस के अंदर जो चेंज हुआ है वो आपने क्या करना है, जैसे कि उठाना है, पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते रहने हैं, इनको सॉल्व करते रहना है। बात आती है पेपर 2 के अंदर जो नए सब्जेक्ट ऐड करे गए हैं, कुछ हटाया गया है पार्ट, तो इन सबको क्या करना है, जो पुराना एग्जिस्टिंग पार्ट है उसको आपने, जैसे कॉन्स्टी है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, और अपना जो बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की है, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से उठा लेना। और जो नया ऐड कर रखा है वो आपके प्रीवियस ईयर के जो रिसेंटली जो पेपर हुए हैं, पिछला और उससे पिछले वाला, जहाँ से मतलब 2017-18 के बाद जब सिलेबस चेंज हुआ उसके बाद का उठाना, बाकी के लिए 10 ईयर आप रेफर कर सकते हो। तो दैट्स ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ द नेट एग्जाम। तो आपको क्या करना है, सिलेबस देख लिया, उसके बाद आपने फॉर्म भरना है और तैयारी में लग जाना है। गुड लक फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।